हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितनी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल के हमने 7 टाइप किए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू रखते हुए, मैं आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें करने होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेशर तक बता दिया था। फिर से बता देते हैं एक बार, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होता है, mlt माइनस 2। जैसे मास इंटू एक्सीलरेशन होता है तो मास का m हो गया और एक्सीलरेशन का lt माइनस 2 हो गया। एरिया के कितना होता है बेटा, l स्क्वायर। तो एक l से एक l तो चले जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। ये किसका आ गया मेरे पास, प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं अभी निकलवाऊंगा। तो प्रेशर का आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर का। ठीक है, अब इसका यूज करके कुछ और फॉर्मूले हम निकालते रहेंगे। फोर्स का हमारे पास पता लग चुका है। मान लीजिए मुझे वर्क डन का निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, ml t माइनस 2 अभी रखा था ना हमने, डिस्प्लेसमेंट कितना l, तो इसका कितना आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 l इंटू एल। तो ये आगे वर्क डन का। ठीक है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला में जो भी एसेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है, इनका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, उनका मैं आपको सबका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा। ठीक है, वर्क डन का आ गया। वर्क डन का नोट कर लीजिए कितना आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको क्लास 9 से फॉर्मूला याद होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो मास का m होगा और वेलोसिटी का कितना, lt माइनस 1, तो ये हो जाएगा ml, यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना, v का स्क्वायर है, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। एक चीज ध्यान से देखो आप, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। ये मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का कितना आ गया, वही जो वर्क डन का था, ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है बेटा, अगर सपोज करो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। m का बेटा मास, g मतलब lt माइनस 2 और h मतलब लेंथ l। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, जो कि काइनेटिक एनर्जी का भी था। तो फोर्थ हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी कितना आ गया, ml स्क्वायर t माइनस 2। एक और फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूँ, टॉर्क। टॉर्क हालांकि आपने पहले नहीं पढ़ा, जो अभी क्लास 11th में बच्चे आए हैं उन्होंने टॉर्क नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या होता है टॉर्क, टॉर्क होता है r क्रॉस f। यानी कि जब आपकी कोई बॉडी, मान लो दरवाजा है इस तरह से, और ये दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये F हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है जहां पर फोर्स लगा रहा हूं, और जो इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है, वो होता है r डिस्टेंस। तो टॉर्क होता है कि रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना है, कि जब मैं इसको यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट। जैसे आप दरवाजा खोलते हो फोर्स लगा करके, तो उस पर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क एक रोटेटिंग इफेक्ट होता है फोर्स का। तो मैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, और उसका फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है बेटा, r एक तरह से डिस्टेंस है, तो इसका कितना हो जाएगा, लेंथ। फोर्स क्या है, फोर्स होता है ml t माइनस 2। तो जब आप देखोगे इसका भी कितना आएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो टॉर्क का भी वही आ रहा है। यहाँ पर फिफ्थ हमारा हो गया टॉर्क। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। चलो मैं वो भी वर्ड लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका भी कितना आ गया, ml स्क्वायर t माइनस 2। अच्छा अब एक चीज देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
एक और फॉर्मूला अभी बताता हूँ मैं आपको, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला दिया था, एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट होता है बेटा सी। अगर मैं इससे एनर्जी निकाल रहा हूँ, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालू तो ये m हो गया, c मतलब एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो गया, सॉरी 2। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो एनर्जी के लिए, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या एनर्जी मास इक्विवेलेंट से एनर्जी हो, फॉर्मूला वही आना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला उनका सेम ही आएगा। नेक्स्ट थिंग, वर्क डन का भी वही आ रहा है, वर्क डन का भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं देखो एक स्प्रिंग को मान लो मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसमें जब मैं स्ट्रेच करूंगा स्प्रिंग को, तो कुछ एनर्जी वहां पर आकर के स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी कहां से आ रही है, जो मैंने वर्क डन किया होगा। वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो दोनों एक ही चीज से तो बनी है, यानी कि मैं कह सकता हूं दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। बट फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखना कि मैं डायमेंशन फॉर्मूला को देख करके नहीं बता सकता कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ओके, यानी कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये टॉर्क है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्क डन है, तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बट देयर डायमेंशन फॉर्मूलाज आर सेम। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला को देख करके मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहां पढ़ा है हमने, क्लास 9th न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं निकालना चाहता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 m2 r, यानी कि दो बॉडी यूनिवर्स में कहीं पर भी रखी हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो फोर्स कितना होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मुझे निकालना है ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, इसका कितना डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो फोर्स का हमें पता है, देखो g का निकालना है ना, तो g के लिए फॉर्मूला बना लो, ये हो गया एफ आर स्क्वायर, और यहां से g को g रहने दो, और ये मास है ना, तो मास आगे m1 m2, ये g के लिए फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि मुझे g का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ g का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 के। तो बेटा f का ml t माइनस टू हो गया, r क्या एक तरह से सेपरेशन है, यानी कि लेंथ का ऑर्डर बता रहा होगा, l स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड में दोनों मास है, मास मतलब कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो देखो m से तो एक m गया, ये m ऊपर जाएगा, तो g का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिलेगा m की पावर -1, l की कितनी हो गई क्यूब, l की क्यूब, t की पावर -2। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी लिस्ट अभी तक कंटिन्यू चल रही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ये सब चीजें जो मैं अभी ड्राइव करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हम जरूर यूज करने वाले हैं, जो मैं इसमें न्यूमेरिकल आगे करवाऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें लिखिए पहले। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। देखो ये कुछ चीजें आप अभी आपने नहीं पढ़ी, बट 11th में आप पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस अगर मैं बात बताऊं, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो प्रेशर था वो स्ट्रेस है, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला देखा जाए तो फोर्स अपॉन एरिया भी तो प्रेशर था, वो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही है। तो यहाँ पर m/l(t-2) को डिवाइड कर दो l स्क्वायर से, एक से एक गया पावर, यह आएगा ml-1 t-2, यानी कि जो प्रेशर का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला स्ट्रेस का भी है।
स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया जो प्रेशर का है ml-1 T-2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन STRAIN। हालांकि 3 टाइप की स्ट्रेन होती है, बट कोई भी स्ट्रेन अगर आप लो तो वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। समझाता हूं अभी क्या है ये। देखो मैंने एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ ली मैंने, हाँ ओके, और मैंने उसको स्ट्रेच किया तो क्या होगा, कुछ उसकी इनिशियल लेंथ थी, अब उसमें कुछ चेंज आ गया लेंथ में, तो स्ट्रेन वॉल्यूम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूला से लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कट जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन जो होगा उसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। तो ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब जिसका कोई डायमेंशन ही ना हो, m0 l0 t0। एक एग्जांपल है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो कि डायमेंशन लेस हो, तो उसमें हम लिख सकते हैं स्ट्रेन STRAIN। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होता है? मैं बहुत ज्यादा इस तरह के फॉर्मूले नहीं बताऊंगा जिसमें आपको भी डिफिकल्टी फेस हो, जो आपने नहीं पढ़े हैं। क्लास 11th में जस्ट आप एंटर हुए होंगे तो कुछ फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं इनको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं, सरफेस टेंशन, इसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव। तो सरफेस टेंशन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो एक कोई भी वाटर है, या आपने देखा होगा जब दूध उबलता है ऊपर आता है तो एक्चुअली में वो नीचे क्यों है, इस तरह से लेयर में क्यों होता है, क्योंकि उस पर एक सरफेस टेंशन डाउनवर्ड काम कर रही होती है हर एक पॉइंट पर। लेकिन जब आप उसको दूध को उबालते हो तो वो दूध ऊपर फट करके ऊपर आने लगता है, यानी कि उसकी सरफेस टेंशन अब लूज हो जाती है, कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन होता है कि उस ऊपरी जो लेवल है पानी का या दूध का, जो भी लिक्विड है वहां पर, उसके ऊपरी लेवल पर फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर यूनिट उसकी जो लेंथ है लेयर की वो कितनी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम इसको डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ से। ओके, तो फोर्स का कितना ml-2 को डिवाइड कर दूंगा मैं लेंथ से, l से l गया, mt-2, mt-2 किसका आ गया, सरफेस टेंशन का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस टेंशन mt-2। क्या किसी और का भी ये डायमेंशन फॉर्मूला आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये चीज लिख लीजिए आप। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है अभी बताते हैं। देखो जब मैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होता हूं तो कुछ स्प्रिंग तो इजिली स्ट्रेच हो जाती है, कुछ काफी मजबूत होती है। तो F इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि हमें प्रॉपर्टी बताता है स्प्रिंग की कि कितना इजिली और कितना हार्डली वो स्ट्रेच हो पाएगी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, फोर्स अपॉन एक्स। एक्स है कि मैं अगर इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट इस पर होगा, अगर मैं मान लो इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट इस पे होगा। हालांकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स ml-2 को डिवाइड कर दो L से L गया, तो K का डायमेंशन फॉर्मूला, K स्प्रिंग कांस्टेंट है mt-2, यानी कि वही फॉर्मूला जो कि सरफेस टेंशन का है। ठीक है, तो काफी क्वांटिटी आपको ऐसी मिलेंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता चल गया है। अगर आपको मान लो किसी एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है, एंगल जैसे tan थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, ठीक है, उसका क्या होगा। तो ये चीजें मैं हटा रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए सभी, क्योंकि अभी मुझे और डायमेंशन फॉर्मूले बताने हैं। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक बार सीख करके खुद से जरूर प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा चीजें। नेक्स्ट
चलिए अब करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सारे, साइन थीटा, कोस थीटा, काफी पढ़े होंगे आपने क्लास 10th में, ठीक है। इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? देखो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं किसी एक ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये बेस थीटा यहाँ पर होता है। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ओके, तो आप कुछ भी देख लो, ये भी लेंथ है, 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 ये भी लेंथ है। जब आप परपेंडिकुलर यानी कि जो एक लेंथ है उसी को एक हाइपोटेनियस जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लेंथ ही होगा, तो एल के डायमेंशन फॉर्मूले को आप एल के डायमेंशन फॉर्मूला से ही डिवाइड कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, नल मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या m0 l0 t0 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये चीज मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाऊंगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर मैं लिखूं डायमेंशन तो क्या लिखूंगा? m0 l0 t0, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ भी हो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, इसको लिखो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, चलो जब डायमेंशनलेस की बात हो ही रही है तो एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं मैं। देखो चाहे इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, e की पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और एक होता है ln या ये नेचुरल लॉग, और एक होता है लॉग, ठीक है। तो ये जितना भी है, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ln हो या log ही हो, उसका डायमेंशन, इसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, इन तीनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं e की पावर x ln और log x r, चलो इसको भी x लिख देते हैं, r डायमेंशन लेस, ठीक है। ये चीज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, दे देगा कि e की पावर माइनस के टी है तो फाइंड करो k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अभी मैं करवाऊंगा इनको प्रैक्टिस, पहले चीज नोट कर लीजिए। ये पार्ट मैं कंटिन्यू रखूंगा आगे भी। ये नोट किया। अब देखो, तो एक्सपोनेंशियल हमें पता चल गया। अब मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, पाई जैसे 3.14 होता है, तो मैं कह सकता हूं अगर ये कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 होगा। तो यहां पर एक टर्म और ऐड कर लेता हूं कि जैसे ये कांस्टेंट है, पाई हो गया, ओके, और पाई एक कैसा डायमेंशन लॉस फॉर्मूला है, या मान लो 2.17 कोई भी एक नंबर है, तो ये क्या आर डायमेंशन लेस। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वो भले ही कांस्टेंट है, बट वो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला रहता है। तो पाई अगर कहीं पर मिल रहा है तो उसका भी डायमेंशन लेस, उसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, m0 l0 t0 लिखेंगे, ठीक है। अब करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि एक पार्टिकल, या मान लो जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, हालांकि वो तो इधर मूव करेंगी क्लॉकवाइज, तो ये कितना एंगल कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से डिनोट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी, बराबर होगा थीटा पर यूनिट टाइम। थीटा पर यूनिट टाइम, थीटा तो अभी हमने देखा था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एंगल हो, एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ये हो गया ऊपर तो जीरो, m0 l0 t0, नीचे क्या है टाइम t की पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t की पावर -1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा m0
L0t-1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। मैं उधर भी लिख देता हूँ, लिस्ट बनाऊंगा अभी। ए की पावर x ln x log x पाई का डायमेंशन फॉर्मूला सबका कितना हो जाएगा? m0 L0 t0। ठीक है, फिर अभी हमारा है एंगल, कोई भी एंगल हो, या साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, जिसका भी डायमेंशन लेस फॉर्मूला m0 L0 t0। अभी हमने निकाला एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना आएगा बच्चे? m0 L0 t-1। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या कुछ और भी ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ और भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला वही हो जो एंगुलर वेलोसिटी का है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सोचो थोड़ा। फ्रीक्वेंसी इज टर्म एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम t। ठीक है, टाइम पीरियड चलो मैं लिख देता हूं। तो बेटा 1 का तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है। टाइम पीरियड क्या? t। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t-1। यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया? m0 L0 t-1। वही जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का था, एंगुलर वेलोसिटी का था, वही फ्रीक्वेंसी का भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया m0 L0 t-1। ठीक है, अगर वेवलेंथ की मैं बात करूं, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करता है। तो बेटा ये लेंथ ही तो एक तरह की, तो इसका कितना हो जाएगा? L। तो यहां पर मैं वेवलेंथ का भी लिख देता हूं, वेव लेंथ कितना आ जाएगा? ओनली m0 L की पावर 1 t की पावर 0। ठीक है, डायरेक्ट L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज नोट करिए। अब जब फ्रीक्वेंसी पे आ ही गए हैं तो एक डायमेंशन फॉर्मूला, एक वर्ड बोल देता हूं मैं, प्लैंक कांस्टेंट। केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, प्लैंक कांस्टेंट। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E इक्वल टू एच इंटू म्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। बहुत ज्यादा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, प्लैंक कांस्टेंट। फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में 11th में पढ़ लेंगे प्लैंक कांस्टेंट। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब भैया ये एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे पता है, ml² t-2। प्लैंक कांस्टेंट का मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। और फ्रीक्वेंसी का मैंने अभी निकाला था यहाँ पर t-1। h का कितना हो जाएगा? फिर ये t इधर आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ h विल बी इक्वल टू ml² t-2 को मैं डिवाइड कर दूंगा t-1 से, या फिर h इक्वल टू कितना आ जाएगा? ml² t-2 प्लस 1, यानी कि ml² t-1। मेरे ख्याल से ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला पहले हम निकाल चुके हैं, चेक कीजिएगा लिस्ट में। तो ये आ गया प्लैंक कांस्टेंट का ml² t-1। ये चीज नोट कीजिए। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे आसानी रहेगी इस चैप्टर को करने में। एक और फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। नेक्स्ट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, 11th में हम पढ़ेंगे। इक्वल टू हाफ kT भी होता है वैसे तो, या 3/2 kT टोटल होता है। तो ये एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो एनर्जी का हमें पता है, टेम्परेचर का हमें पता है केल्विन होता है, हमें निकालना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। स्मॉल के से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, तो स्मॉल के का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 2E/T। अब भैया 2 का तो कुछ होगा ही नहीं, एनर्जी का होगा कितना? ml² t-2 डिवाइडेड बाय, ये टेम्परेचर मैं इसको लिख रहा हूँ, कई टाइम आप इसको ना समझने लगे,
टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का कितना होता है केल्विन, कैपिटल के बना रहा हूं, ये स्मॉल के, ठीक है। तो ये कितना आ गया ml² T-2 K-1, ध्यान रखें ये केल्विन है। तो ये आ गया हमारा बोल्ट्जमैन का डायमेंशन फॉर्मूला, बोल्ट्जमैन का डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ये चीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। जब कोई वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट लेयर एक दूसरे पर कुछ अपोजिंग फोर्स लगाती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। तो एक तरह से ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस है जो कि वाटर या फ्लूइड में लगता है, विस्कोसिटी। तो उसके लिए अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ 6 पाई ईटा RV, ठीक है। ये सबसे आसान फॉर्मूला है। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, हालांकि बहुत सारे फॉर्मूला आप करेंगे बट मुझे सबसे आसान इससे निकालने लगता है, टाइम बचता है, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो 6 पाई ईटा RV है, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा F/6 पाई R इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर ये चीज तो कुछ देंगे नहीं, तो ईटा का हो जाएगा फोर्स का ml T-2 होता है बेटा, R है रेडियस। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी स्मॉल स्फेरिकल बॉल को मैं किसी फ्लूइड में डालूंगा तो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, वो ये देता है F=6 पाई ईटा RV। ओके, तो रेडियस बॉल का है तो ये कितना हो जाएगा मेरा L, वेलोसिटी LT-1, ये आ जाएगा बेटा M, एक L से एक L हटा दो, एक L ऊपर जाएगा ml-1, और ये पावर ऊपर जाएगी ना T-2 और T+1। तो मैं कह सकता हूँ ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया मेरे पास ml-1 T-1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा क्योंकि लेक्चर एक काफी बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं सारी चीजें एक लेक्चर में कवर नहीं करवाता हूं, तो आगे की जो चीजें हैं वो हम थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।